नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। नहीं थम रहा है मॉस्को पर ड्रोन हमलों का सिलसिला। शुक्रवार को रूस ने फिर हमले को किया नाकाम। कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर दिया जवाब। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी है ज़ेलेंस्की की कार्रवाई। सभी सैन्य भर्ती केंद्रों के प्रमुखों को हटाया। अमेरिका के हवाई द्वीप के जंगलों में लगी आग से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 53। करीब 1000 से अधिक लोग लापता। हजारों लोग हुए बेघर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग को बताया बड़ी आपदा। राहत कार्यों के लिए जारी किया फंड। अदालत ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की पैरोल रद्द कर भेजा जेल। सरकार द्वारा जेलों में भीड़ कम करने के लिए शुरू किए गए नए कार्यक्रम के तहत 2 घंटे के अंदर आए बाहर। रिहाई पर विपक्ष ने उठाए सवाल। नाइजर के अपदस्थ राष्ट्रपति बजौम की गिरती सेहत के बाद बढ़ा तनाव। सुलह की पेशकश करने वाले पश्चिमी ब्लॉक के कई देशों के बदले रुख। संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर शनिवार को घाना में बैठक। भारत ने अपने नागरिकों को नाइजर छोड़ने की दी सलाह। चीन की जेल में बंद ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार ने लिखा अपने पति को भावुक करने वाला पत्र। बताई यातनाओं की दर्दनाक कहानी। कोठरी की खिड़की से आती है धूप, लेकिन साल में सिर्फ 10 दिन ही धूप में खड़े होने की है इजाजत। बच्चों से मिलने की जताई इच्छा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जताई चिंता। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। एक तरफ मॉस्को पर ड्रोन से हमला हुआ तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें बरसाई गईं। वहीं यूक्रेन में सैनिकों की भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। रूस ने आर्कटिक इलाके में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू किया है तो पश्चिमी देशों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से मॉस्को पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर मॉस्को कथित रूप से यूक्रेन की तरफ से दागे गए ड्रोन हमले का शिकार हुआ। कई बार तो रूसी सैनिकों ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का दावा किया, लेकिन इस बार ड्रोन ने मॉस्को स्थित एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। हालांकि इस बार भी जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन हमले ने मॉस्को की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विस्फोट इतना तेज था कि इसकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। चूंकि विस्फोट का समय सुबह का था जब सड़कों पर काफी भीड़ चल रही थी, इसलिए धमाके की आवाज सुनकर लोग सदमे में आ गए। हालांकि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन मॉस्को में एक अनिर्दिष्ट लक्ष्य की ओर उड़ रहा था, जिसे समय रहते वायु रक्षा ने मार गिराया। मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि ड्रोन का मलबा शहर के उत्तर पश्चिम में गिरा, जिसे कोई गंभीर क्षति नहीं हुई और न ही कोई हताहत हुआ। विस्फोट वास्तव में जोरदार था। आप इसे दूर तक सुन सकते थे। कार्यालय में मेरे सभी सहकर्मियों ने इसे सुना, यहाँ तक कि उन लोगों ने भी जिनकी खिड़कियाँ उस तरफ नहीं थी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह बहुत डरावना था। उधर रूस ने पलटवार करते हुए कीव पर मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद यूक्रेन ने अपने नागरिकों के लिए हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी। चेतावनी जारी होने के बाद कीव के लोग सहमे नजर आए। यूक्रेनी अधिकारियों ने राजधानी कीव क्षेत्र के आसपास हाइपरसोनिक मिसाइल हमले की पुष्टि की। कीव के मेयर ने कहा कि शहर में स्थित बच्चों के अस्पताल के पास मिसाइल के टुकड़े गिरे, लेकिन हमले में किसी को कोई चोट या क्षति नहीं पहुंची। इस बीच यूक्रेन को युद्ध के साथ भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भी लड़ना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा बुलाई गई एनएसडीसी की बैठक में सैनिकों की भर्ती अभियान में कथित भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई, जिसके बाद सैनिकों की भर्ती करने वाले सभी प्रमुखों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया।
12 криминальных правопорушений. देश के सभी सैन्य भर्ती केंद्रों के प्रमुखों को बर्खास्त कर दिया गया है। सेना में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर 112 जांचें शुरू कर दी गई हैं। भर्ती प्रमुखों की जगह युद्ध के अनुभव वाले सैनिकों को नियुक्त किया जाएगा। ये प्रणाली उन लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए जो वास्तव में जानते हैं कि युद्ध क्या है। Хтось брав готівку, хтось बहरहाल यूक्रेन में जंग को और धार देने के लिए रूसी सैनिकों ने आर्कटिक में बड़े पैमाने पर होने वाले अभ्यास शुरू कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी करते हुए अभ्यास के कई दिनों तक चलने की बात कही। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्धाभ्यास में 8000 से अधिक सैन्यकर्मी के अलावा पनडुब्बी, युद्धपोत और कई हवाई इकाइयां शामिल हो रही हैं। दरअसल रूस अपने विशाल आर्कटिक क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक हित के रूप में देखते हुए पिछले कुछ सालों से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। हालांकि आर्कटिक क्षेत्र में होने वाले इस अभ्यास का पश्चिमी देश हमेशा की तरह विरोध किया है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं, जहां एक और भारत का चंद्रयान कुछ ही दिनों में चांद पर उतरने के लिए चंद्रमा की कक्षा के चक्कर लगा रहा है। वहीं रूस ने भी चांद के लिए अपने लूना 25 मिशन को शुरू किया है। इसके तहत रूस का यान चांद की यात्रा के लिए निकल चुका है। इस बार रूस के इस मिशन पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चांद पर करीब 47 साल के बाद रूस ने ऐतिहासिक वापसी कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया, क्योंकि रूस ने लूना 25 मिशन पर प्रक्षेपण ऐसे समय किया जब पश्चिमी देशों की तरफ से मॉस्को को कई तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। मॉस्को से करीब 5550 किलोमीटर पूर्व स्थित कॉस्मोड्रोम से लूना 25 मिशन अपने निर्धारित समय से चांद के लिए रवाना हुआ। यान को सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण के कुछ घंटे बाद ही 4 स्टेज के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ दिया। अभियान का मकसद चांद पर पानी की खोज करना है, जो 21 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चांद की सतह पर उतरने से पहले लूना 25 चांद की तरफ 5 दिन तक आगे बढ़ते हुए उसके ऑर्बिट में 7 से 10 दिन चक्कर लगाएगा। इससे पहले रूसी वैज्ञानिकों ने 1976 में चांद पर मिशन लूना 24 को उतारा था, लेकिन उस वक्त चंद्रमा के इक्वेटर पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। दरअसल दुनिया में अब तक जितने भी चंद्र अभियान हुए हैं वे चांद के इक्वेटर पर ही पहुंचे हैं, लेकिन अगर लूना 25 सफल हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई देश चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। रोस्कोमॉस के मुताबिक मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी विकसित करना है। लूना 25 को लूना ग्लोब लैंडर भी कहा जाता है। रूस का ये मिशन 1 वर्ष तक चंद्रमा की ध्रुवीय मिट्टी की संरचना और बहुत ही पतले चंद्र बाह्य मंडल या चंद्रमा के वातावरण में मौजूद प्लाज्मा और धूल का अध्ययन करेगा। 4 पैरों वाले इस लैंडर में लैंडिंग रॉकेट, प्रोपेलेंट टैंक, सोलर पैनल, कंप्यूटर और चांद की मिट्टी खोदने वाली एक रोबोटिक हथियार है, जो पत्थर और मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा कर जमे हुए पानी की खोज करेगा। मिशन का लक्ष्य साफ है कि आने वाले समय में जब भी इंसान चांद पर अपना बेस बनाए तो उसके लिए पानी की समस्या ना हो। लंबे समय से वैज्ञानिकों द्वारा चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना जताई जाती रही है। 2018 में नासा ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी होने की संभावना जताई थी। इसलिए रूस के साथ इस मिशन में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रोस्कोमॉस ने लूना 25 के साथ ही लूना 26, लूना 27 और मंगल ग्रह के रोवर पर एक साथ काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोनों के बीच ये साझेदारी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से खत्म हो गई। ब्रिटेन ने जल आपूर्ति में लीजियोनेला बैक्टीरिया पाए जाने के बाद दक्षिणी तट पर एक आवासीय नौका से प्रवासियों को हटा दिया है। हालांकि आंतरिक मंत्रालय की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शरण चाहने वालों की सहायता लागत में कटौती करने के लिए एक हाई प्रोफाइल योजना के लिए हिस्से के रूप में प्रवासियों ने सोमवार से 3 मंजिला बीबी स्टॉकहोम बार्ज पर रहना शुरू कर दिया था। इसके 200 से अधिक शयन कक्षों में लगभग 500 लोग रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया मिलने के बाद एहतियात के तौर पर प्रवासियों को यहां से हटा दिया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना।
अमेरिका में हवाई द्वीप समूह के एक द्वीप माउई में जंगल की आग ने कहर बरपा दिया। जंगल की आग तेज तूफान के साथ शहर तक पहुंच गई। इस घटना में अभी तक कम से कम 53 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और हजारों लोग लापता हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के हवाई प्रांत की मायू द्वीप के जंगलों में लगी आग पिछले 4 दिनों से कहर बरपा रही है। आग हर तरफ तबाही के निशान छोड़ती जा रही है। अब तक 53 लोग आग की आफत के भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं लगभग 1000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि हजारों लोगों को बचाया जा चुका है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इसे प्रांत की सबसे बड़ी आग बताया जा रहा है। मायू काउंटी की ओर से एक बयान में कहा गया है कि लाहिना में आग की लपटों का प्रकोप जारी है, साथ ही इस पर काबू पाने की कोशिश भी चल रही है। शुक्रवार को 17 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई। अधिकारियों का कहना है कि आग की लपटों से बचने की कोशिश में भागते दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 270 से अधिक इमारतें आग से पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। राज्य में अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। सैकड़ों लोगों के घर तबाह हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जंगल की आग को बड़ी आपदा करार देते हुए तबाह हुए मायू द्वीप में चलाए जा रहे राहत कार्यों के लिए फंड जारी किया। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि संघीय आपदा सहायता का उद्देश्य जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास प्रयासों में तेजी लाना है। हवाई के लिए एक बड़ी आपदा घोषणा को मंजूरी दी गई है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें इस वक्त इसकी सख्त जरूरत है। हर संभव सहायता राज्य को मुहैया कराई जा रही है। उनके घर व्यापार सब तबाह हो गए हैं। पश्चिमी मावी शहर में कई ऐतिहासिक स्थल बुरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। नुकसान में लाहिना की ऐतिहासिक फ्रंट स्ट्रीट की इमारतें और एक बड़ा बरगद का पेड़ शामिल है, जिसे भारत से लाकर 1873 में द्वीप पर लगाया गया था। 12,000 की आबादी वाला लाहिना शहर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ की फिजा में धुएं और धूल के गुबार छाए हुए हैं। कई होटलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पर्यटकों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक नुकसान का आकलन पूरा नहीं किया गया है। वहीं बचाव कर्मी युद्ध स्तर पर काम में जुटे हुए हैं। लोड शेडिंग और टेलीफोन सेवाओं में बाधा के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे निकासी के प्रयासों में बाधा आ रही है। मावी के पश्चिमी भाग से संचार अब केवल उपग्रह द्वारा ही संभव है। आग के धुएं और लपटों ने हजारों लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया और कुछ को समुद्र के रास्ते भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे ठीक होने में कई साल लगेंगे। 1800 करीब के सारे इतिहास जलकर खाक हो गए हैं। हर तरफ धूल, राख और धूल है। आग इसी सप्ताह मंगलवार को लगी और गर्मी और तेज हवाओं के कारण और भी भड़क गई। इसका सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। कई लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के चारों ओर जंगल की आग का खतरा बढ़ा दिया है। आग की लपटों को भड़काने वाली तेज हवाओं के लिए तूफान डोरा को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मई में कनाडा के जंगलों में अब तक की सबसे भयानक आग लगी। यहाँ करीब 10 प्रांतों और शहरों में इसका असर देखा गया था। इसमें करीब 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जलकर राख हो गया था। ये पिछले 10 साल के औसत से 13 गुना ज्यादा थी। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में तेजी से स्थिति बदलती दिख रही है। एक पहले अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक के नेताओं ने बातचीत के जरिए सुलह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अपदस्थ राष्ट्रपति बजौम के गिरते स्वास्थ्य की स्थिति के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। उधर पूर्व विद्रोही नेता की धमकी के बाद गृह युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। उधर इकोवास समूह ने नाइजर पर संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए एक अतिरिक्त बल को सक्रिय करने का आदेश दिया है। नाइजर पर संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर शनिवार को घाना में बैठक होगी। और वहीं नाइजर में सैन्य तख्तापलट के बाद मची उथल पुथल पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ऐसे भारतीय जिनकी वहां उपस्थिति जरूरी ना हो, उन्हें नाइजर छोड़ने की उन्होंने सलाह दी। भारतीय नागरिकों को वहां से निकालते हुए अपनी सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है। The government of India is closely monitoring ongoing developments in Niger. In the light of the prevailing situation, Indian nationals
whose presence is not essential are advised to leave the country as soon as possible. They may bear in mind that airspace is currently closed. When departing through a land border, utmost precautions may be taken to ensure safety and security. Those who may be planning travel to Niger in the coming days are also similarly advised to reconsider their travel plans until the situation normalizes. All those Indian nationals who have not registered with the Indian Embassy in Niamey are strongly advised to do so expeditiously. भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रहे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को पहले जेल में डाला गया, फिर जेल से निकाल लिया गया। सरकार ने ऐसा एक योजना के तहत किया। विपक्ष ने इसे गलत बताया तो सरकार ने कहा कि ये योजना केवल जुमा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। पहले जेल में डाले गए और फिर बाहर निकाल लिए गए। अब इसे इत्तेफाक कहिए या सरकार की मेहरबानी, लेकिन ऐसा ही हुआ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ। अदालत ने शुक्रवार को उनको मिली पैरोल रद्द करते हुए उन्हें कैद करने का आदेश सुनाया और इसके बाद उन्हें 2 घंटे के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन इसी बीच सरकार द्वारा लाई गई एक विशेष योजना के तहत उन्हें राहत देते हुए बाहर निकाल लिया गया। सरकार की नई योजना जेल में भीड़ भाड़ को कम करना है। 2021 में 15 महीने की जेल के बदले अब तक सिर्फ 2 महीने जेल में बिताने वाले जुमा की इस विशेष छूट को राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मंजूरी दी। जेल से इस छूट कार्यक्रम को शुक्रवार को पहली बार सार्वजनिक किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य जोखिम वाले 9,400 से अधिक कैदियों को जेल से रिहा करके उन्हें घर पर सुधारात्मक निगरानी में रखना है। जुमा इससे लाभान्वित होने वाले पहले व्यक्ति प्रतीत हुए। राष्ट्रपति रामाफोसा का कहना है कि यह छूट प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हुई थी। विपक्ष ने सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह न्याय प्रणाली में बड़ी हेराफेरी है। सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। न्याय मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि राष्ट्रपति रामाफोसा ने अपने पूर्ववर्ती की सजा को माफ करने का निर्णय उस संवैधानिक अधिकार के तहत लिया है जिसके तहत वो किसी भी समय किसी भी अपराधी की सजा माफ कर सकते हैं। जुमा को भ्रष्टाचार की जांच में उपस्थित होने के अदालती आदेश की अवहेलना करने के लिए जुलाई 2021 में जेल की सजा सुनाई गई थी। हमारी जेलों में जिस तरह की भीड़ है उसके लिए जरूरी है कि छूट की इस प्रक्रिया को बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। 2 महीना जेल में बिताने के बाद जुमा को इलाज कराने के लिए पैरोल मिल गया। उनकी मेडिकल पैरोल अमान्य करार दिया गया और उन्हें बाकी बची सजा को पूरा करने के लिए जेल में भेजने की बात कही गई। जेल में भीड़ कम करने के लिए छूट कार्यक्रम को कुछ जानकार एक चाल के रूप में देखते हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जुमा को जेल भेजे जाने पर हिंसा भड़क उठी थी। 2021 में हुई हिंसक वारदातों में 350 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। पिछली बार जब वो जेल गए थे तो अधिक हिंसा हुई थी। ऐसा भी हो सकता कि उनकी पार्टी की सरकार है जिसका उन्हें लाभ मिला होगा। पिछले महीने एक संवैधानिक अदालत द्वारा जुमा की मेडिकल पैरोल को अनुचित बताए जाने के बाद देश के 4 प्रांतों में अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। सुरक्षा बल इस सप्ताह फिर से हाई अलर्ट पे हैं। जुमा हाल ही में एक अज्ञात बीमारी का इलाज कराकर रूस से वापस लौटे हैं। जुमा पर भ्रष्टाचार का एक अलग मामला चल रहा है। 1990 के इस मामले में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें 15 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। 2006 में अदालत ने उन्हें दुष्कर्म के एक मामले में बरी कर दिया। जैकब जुमा 2009 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें 2018 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। कम्युनिस्ट देश चीन में जेल की सजा क्या होती है ये किसी से छुपा नहीं है और अब ऑस्ट्रेलियाई मूल की एक चीनी पत्रकार के वायरल खत ने दुनिया को हिला कर रख दिया है।
चीनी पत्रकार को चीन ने जेल में रखा है और पहली बार जेल से लिखे एक पत्र में उन्होंने बताया है कि उनकी धूप पर भी कड़ा पहरा रहता है। मेरे कमरे की खिड़की से झांकती रोशनी ही सिर्फ मुझे छू सकती है, वो भी साल में सिर्फ 10 दिन। आप सोच रहे होंगे कि कौन बदनसीब है जिस पर सूरज की रोशनी का ही पहरा लगा दिया गया है। आखिर ये कौन है जो कुदरत की इस आम लेकिन बहुत ही ख़ास नेमत से महरूम है। ये पिछले 3 साल से जेल में ऑस्ट्रेलियाई मूल की चीनी पत्रकार हैं जो एक पत्र के माध्यम से अपनी ताज़ा स्थिति के बारे में दुनिया को रूबरू करा रही हैं। चेंग लेई ने अपने पार्टनर कोले को जेल से एक पत्र लिखा है। गिरफ्तारी के बाद उनका ये पहला सार्वजनिक बयान है जिसे उन्होंने 25 मिलियन लोगों के नाम प्रेम पत्र बताया है। निक ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब ये खत वायरल हो रहा है। खत में लिखा है कि मैं सूर्य को मिस करती हूँ। मेरी कोठरी में सूरज की रोशनी सिर्फ खिड़की से ही आती है, लेकिन साल में सिर्फ 10 घंटे ही मुझे धूप में खड़े रहने की इजाज़त है। बीते 3 सालों से उन्होंने एक पेड़, झाड़ियाँ या समुद्र तट नहीं देखा है। साल में सिर्फ एक बार ही उनके बिस्तर को खुली हवा में ले जाया जाता है। अंत में उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती है। चीन के सरकारी टेलीविज़न CGTN की पूर्व एंकर चेंग लेई को चीन की सरकार ने साल 2020 में हिरासत में लिया था। हालांकि चीन की सरकार ने आधिकारिक रूप से चेंग की गिरफ्तारी को 2021 में दर्शाया। चेंग लेई पर आरोप है कि उन्होंने खुफिया सूचनाएं लीक की हैं। हालांकि सूचनाओं को लेकर ज़्यादा विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई है। चेंग लेई की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई थी जब चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब दौर से गुजर रहे थे, जिसको लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी बार बार उनकी हिरासत के बारे में चिंता जताई है। लेई का पत्र वायरल होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि पूरा देश चेंग को अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ते हुए देखना चाहता है। उन्होंने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने लगातार चीन की वकालत की है, साथ ही चीन पर मानवीय व्यवहार से बुनियादी मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पूरा करने का दबाव बनाया है। बता दें कि लेई जब 10 साल की थीं तब अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई थीं और सरकारी प्रसारक CCTV के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के साथ काम करने के लिए चीन लौटी थीं। 11 और 14 साल के उनके 2 बच्चे अपने दादी दादा के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। पूरी दुनिया में भारतीय व्यंजन बेहद लोकप्रिय हैं। विदेशों में भारतीय व्यंजन की एक अलग ही पहचान बन चुकी है। विशिष्ट व्यंजनों ने भारतीय पाक कला के स्वाद और सुगंध को दूर दूर तक पहुंचाया है। लंदन में भी लंबे समय से भारतीय व्यंजन विशेष पहचान रखते हैं, लेकिन अब पेरिस में भी भारतीय व्यंजनों की सुगंध तेजी से फैल रही है। कुछ ही दिनों के बाद भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हमारे संवाददाता रॉस कुलेन ने पेरिस में एक भारतीय रेस्तरां का जायजा लिया जो भारतीय व्यंजनों के लिए काफी लोकप्रिय है। विशिष्ट व्यंजनों ने भारतीय पाक कला के स्वाद और सुगंध को दूर दूर तक पहुंचाया है। लंदन में लंबे समय से भारतीय व्यंजन की एक अलग पहचान बनाई हुई है, लेकिन अब पेरिस में भी भारतीय व्यंजनों की सुगंध तेजी से फैल रही है। मनोज शर्मा, जो पेरिस में एक भारतीय रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वह भारत की समृद्ध पाक परंपरा को जानते हैं और वे भारतीय व्यंजनों की खुशबू को फ्रांस की राजधानी में फैलाना चाहते हैं। मनोज शर्मा ने कहा कि वे भारतीय व्यंजनों के लिए फ्रांस में एक अलग बाजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। There is shame, not even much has been done about the Indian flavor or spice kitchen world, and I found my little space in the market. I said I will take this challenge. I will try my best to create something, change the market, and I came with that vision. 9 साल पहले जब मनोज शर्मा पहली बार फ्रांस की राजधानी आए तो उन्होंने यहां भारतीय व्यंजन की प्रचलन में कमी पाई। फ्रांस के लोग भारतीय रेस्टोरेंट से बचते थे क्योंकि फ्रांसीसी भारतीय व्यंजनों को बहुत गर्म और मसालेदार समझते थे। मनोज शर्मा कहते हैं कि उन्होंने इस धारणा को बदलने का प्रयास किया।
When I came, I really found people are really scared of Indian restaurants. They don't have a good experience with Indian restaurant. They always found it it's either it's a very hot and spicy, or is it just a lot of sauce and small pieces of meat is been it's not been presented nicely. People are always felt like neglected the Indian kitchen when they want to go for nice experience in the evening. फ्रांस का व्यंजन भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना भारतीय पारंपरिक व्यंजनों का इतिहास रहा है। ऐसे में फ्रांसीसी जायके को चुनौती देना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मनोज कहते हैं कि भारतीय मसालों की विविधता और लोकप्रियता अंगूर से बनने वाली फ्रांसीसी वाइन को टक्कर देती है। There's a long way to go, but people are now understanding. In last 9 years, people changed their perception about the Indian kitchen, Indian restaurant market, and it's getting dynamic. ब्रिटेन यूरोप में भारतीय रेस्टोरेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है, जहां 10,000 से ज्यादा भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं और भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रांस में भी बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं, जहां दक्षिण एशियाई व्यंजनों के लिए एक उभरता हुआ बाजार है। फ्रांस और भारत के जैसे जैसे राजनयिक और सैन्य संबंध प्रगाढ़ हो रहा है, वैसे ही दोनों देशों के रसोई में भी आदान प्रदान बढ़ने लगा है। पेरिस से आरसी की रिपोर्ट डीडी न्यूज के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।